बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अभी अभी नए नए एडमिशन लिए हुए होंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि कैसे कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं और किस तरीके से उन प्रश्नों के उत्तर को हमको करना है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में जुट रहे हैं, उन सभी का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। और निश्चित तौर पर आपको बता दूं, पिछले 4-5 वर्षों से मैं बीए को पढ़ा रहा हूं और निश्चित तौर पर अनुभव हो चुका है। और कैसे प्रश्न यूनिवर्सिटीज़ वाले पूछते हैं, किस यूनिवर्सिटी में कैसे प्रश्न आते हैं, इन तमाम प्रकार के मुद्दों पर मैं चर्चा करता हूं और सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस को ध्यान में रख करके मॉडल पेपर सेट करता हूं। हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आप लगातार देखिएगा कि बहुत सारे प्रश्न नहीं, लगभग 80% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हूबहू आपके मॉडल पेपर से फंस जाते हैं। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पढ़ाया था पिछले वर्ष, आप लोगों ने उसको देखा होगा और मतलब कि जो आपके मतलब सीनियर छात्र छात्राएं होंगे उन्होंने देखा था और उन लोगों का रिस्पांस आया, उन लोगों का फीडबैक भी मेरे पास आया था। कमेंट सेक्शन में आप जो 2022 की मॉडल पेपर है उनमें आप देख सकते हैं। तो 2022 के जितने भी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। इसके अलावा ये आपका 2023 का मॉडल पेपर है। जो छात्र छात्राएं अभी इंटर पास करके बीए में एडमिशन लिए हैं खास करके, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अंत तक देख लिया, निश्चित तौर पर आपके लगभग 80% प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। और भी एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा और आपका लगभग पूरा का पूरा सिलेबस वैसे तो एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास, एक ही मॉडल पेपर में समाहित करने का प्रयास मैं करता हूं। आज का वीडियो भी उसी पैटर्न पर होगा, अर्थात एक ही वीडियो के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे इंटायर जो है सिलेबस के बारे में, पूरे के पूरे होल सिलेबस के बारे में, संपूर्ण सिलेबस के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अर्थात इसमें जो प्रश्न रखे जाएंगे प्रत्येक यूनिट से, अर्थात प्रत्येक इकाई से, प्रत्येक अध्याय से, हर एक से मैंने प्रश्नों को रखा है। तो निश्चित तौर पर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई पर होगा इस वीडियो के अंत तक आते आते। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं देता रहता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। वैसे बता दूं कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि परीक्षाएं जो है लिखित करवाएंगे, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं करवाएंगे। बात की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, तो परीक्षा लिखित होती है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव हुई थी, जो है पिछले वर्ष की बात मैं करूं। इसके अलावा बात करूं और भी विश्वविद्यालय हैं, मैं जो है और मैंने जो है वीडियो बनाई है ऑलरेडी। जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के शायद लिखित ही पेपर हुआ था उसका भी, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। चूंकि पहला जो पेपर होता है उसमें खास करके 2 पेपर होते हैं एक विषय के, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर उसमें होते हैं दीनदयाल उपाध्याय में, यानी कि डीडीयू में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में। उसमें क्या होता है कि जो है आपके 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के एक पेपर से आते हैं, उसमें से 6 प्रश्न और पूछे जाते हैं, यानी कि 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 6 प्रश्न आपके लिखित होते। तो इस प्रकार से पैटर्न है। तो आप एक बार जरूर जो है सभी पैटर्न को जान लीजिएगा। मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स जो हैं उनको YouTube पर डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में उसको पा सकते हैं। और मैं एक प्लेलिस्ट वैसे सेट कर दूंगा हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की, मतलब 2023 के लिए। उनमें मैं 2023 की महत्वपूर्ण वीडियो को रख दूंगा अभी नए सिरे से, तो आप उनको देख लीजिएगा। उसमें मैं हर यूनिवर्सिटी के जो पर्चे हैं यानी कि पेपर हुए हैं उनको मैं समाहित कर दूंगा। इससे पहले ज्योग्राफी का मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर दिया 2023 का, आप लोगों ने देखा होगा, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो। चलिए, तो आज के वीडियो का माध्यम मेरा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर का, जिसमें हम लगभग 100 से अधिक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लगभग 121 से 22 प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से रहेगा। और निश्चित तौर पर यह वीडियो अगर आप लोगों ने अंत तक देख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई जो है हो जाएगा। आपको बता दूं, बीए प्रथम वर्ष में जब आप प्रवेश करते हैं राजनीति शास्त्र पढ़ने को, मतलब कि एक प्रकार से उद्धवत होते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाता है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान पढ़ाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चूंकि भारतीय संविधान बनने से पहले आप देखिएगा बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन
आंदोलनों के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो आंदोलन के बारे में पहले हमको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। कुछ वीडियोस हमारे चैनल पहले से ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं, आप लोगों ने नहीं देखे तो उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए, हालांकि मैं प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ और जानते कैसे कैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक प्रकार से मैंने सोचा कि मॉडल पेपर आपको बहुत पहले दे दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को 3 से 4 बार देख सके। तो इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलें, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है स्क्रीन पर, भाई सभी लोग देखिएगा। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और इसी के बाद से 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया था 1 साल के बाद में। उसके तहत जो भारत पर अभी तक कंपनी शासन कर रही थी वह शासन अब कौन करेगा? वह शासन अब ब्रिटिश क्राउन अर्थात जो महारानी है जो है ब्रिटेन की, वो महारानी अब प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन करेंगी। कहां पर? भारत में। अर्थात वहां पर वो अपनी संसद में बैठ करके भारतीय कानून बनाएगी और वहां से जब कानून जो बनेगा वो आकर के भारत पर लागू होगा। इस प्रकार का निर्णय, अर्थात जो शासन अभी तक कंपनी चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वही शासन अब ब्रिटिश जो है सरकार चलाएगी, ब्रिटिश शासन संभालेगा। इस प्रकार का एक प्रकार से हो जाता है। इस जो है क्रांति के बाद में मंगल पांडे ने इस क्रांति की कहीं ना कहीं पे चिंगारी जगाई थी। और ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सन 1857 की बात थी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार कब आई थी? चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में व्यापारिक दृष्टिकोण से ही आई थी, यानी व्यापार करने के लिए ही आई थी। 15 साल का कहीं ना कहीं पे रिजर्वेशन लेकर के कि पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए सभी यूरोपीय देश आ रहे थे। तो इंग्लैंड भी उसी श्रृंखला में आया था। 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया ब्रिटेन की सरकार से। उसके बाद में ये यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से आए थे। धीरे धीरे व्यापारिक दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण में कब बदला ये भारतीयों को पता ही नहीं चला। फूट डालो राज करो की नीति ये लोग अपनाते रहे। एक राजा को मिलाते, दूसरे राजा पर उसी से चढ़वाई करवाते और इस प्रकार से सारा भेद जान लेते और इस प्रकार से इंटायर जो है भारत पर कब्जा कर लिया। और कहीं ना कहीं पे हम लोग भारत मतलब इंग्लैंड वालों के गुलाम हो गए, अंग्रेजों के गुलाम बने। और कहीं ना कहीं पे इसमें सबसे बड़ी जो चूक थी वो हम लोगों की ही थी। अर्थात हम लोगों का एक प्रकार से वर्चस्व छोटे छोटे राज्यों में था, एक संपूर्ण मतलब एक अखंड भारत के रूप में नहीं था। और अगर वही होता तो निश्चित तौर पर अंग्रेज की क्या हस्ती थी कि वो हम पर कब्जा कर लेते। चलिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार कब आई थी? तो पहली बार आई थी भैया दिसंबर 1600 ईस्वी में व्यापार करने के दृष्टिकोण से पहली बार आई थी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके 1612 तक आते आप देखिएगा ये कंपनी अपनी स्थापित कर लेती है। और 1757 ईस्वी में ये प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद से आप देखिएगा एक मतलब कि लगभग ये शासन की भांति एक मतलब कि राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। और इस प्रकार से आप देखिएगा 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो भारत पर शासन करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो पारित होता है इस पर विवाद भी हुआ था। तो इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था भाई? ये 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था भाई? मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद से 1858 ईस्वी में अधिनियम आ गया था तभी समाप्त हो गई थी। यानी 1857 से आप लगा सकते हैं, चूंकि 1858 इसमें दिया नहीं है। 1858 के अधिनियम से अगर लिखा होता तो आप वही लगाते, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ पर दिया नहीं है कि 1858 के अधिनियम से, वैसे अप्रत्यक्ष रूप से जैसे ही कंपनी लगा कि इंग्लैंड की महारानी को कि अब कंपनी के हाथों शासन ले, चूंकि कंपनी सरकारी तो थी नहीं, कंपनी प्राइवेट ही थी, लेकिन वहाँ से वो एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन के फलस्वरूप आई थी। लेकिन उसको लगा ब्रिटेन की महारानी को कि ये कंपनी लोग ज़्यादा फायदा कमा रही हैं और अपने हाथों में शासन लेना चाहिए, तो उसको सरकारी अंडर में ले लिया। ओके, ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मान लेते हैं अंबानी किसी दूसरे देश में चले जाएं और वहाँ पर शासन करने लगे, अब वहाँ पर वो एक प्रकार से अपना देश ही कब्जा ले, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? इस प्रकार से अगर मोदी जी क्या करें कि अब उन पर लगा दे कोई आरोप कि आप शासन नहीं चला रहे हो या इस प्रकार से सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो का मेरे हाथों में, तो अपने भारत में मिला लें। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भी किया था, मतलब अंग्रेज सरकार ने किया था। तो 1857 ईस्वी राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, यद्यपि 1858 के अधिनियम द्वारा
भारतीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए गए, तथापि भारतीय शासन में इंग्लैंड में रहकर नियंत्रित करने वाली व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। यह विचार किसका था? तो इस विचार को देने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है पायली। पायली महोदय ने कहा था यही विचार कि यद्यपि 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारतीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए गए थे, तथापि भारतीय शासन में इंग्लैंड में रह करके नियंत्रित करने वाली व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। अर्थात ऐसी नीतियां बनाई जहां से इंग्लैंड में रह करके और भारत पर शासन किया जा सके। इस प्रकार की नीतियां 1858 के अधिनियम में आई थी। कोई क्रांतिकारी नीति यहाँ पर नहीं आई गई थी। बाद में आप देखिएगा क्रांतिकारी नीतियाँ आती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किससे करी थी भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से एकदम से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आएगा। महात्मा गांधी ने नहीं की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं की थी, एलन एक्टोबियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम जिसको कहा जाता है, इसी ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 1885 ईस्वी में इसका गठन होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित होने वाला था? तो कहाँ आयोजित होने वाला था, हुआ नहीं था, होने वाला था। कहाँ पर? पूना में होने वाला था। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। पूना में होने वाला था, लेकिन बाद में बंबई में हुआ शायद मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताएं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था भाई? बंगाल का विभाजन कब हुआ था, फटाफट से बताइएगा। भंग तो कब हुआ था? 1905 में यानी कि 1905 ईस्वी में, मतलब कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन मतलब कि बंगाल दो हिस्सों में बंट गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल आज का जो बांग्लादेश है वो है। पश्चिमी बंगाल कौन सा भाई? पश्चिमी बंगाल की अगर बात की तो पश्चिमी बंगाल कौन चीज़ है? पश्चिमी बंगाल जो आज का पश्चिम बंगाल है वही पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जहाँ पर हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर आप देखिएगा, छुपे रुस्तम वाला प्रश्न नीचे दिखाई पड़ रहा है आपको कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री माने होता है एक प्रकार से सम्राट की पत्नी या फिर सम्राट एक प्रकार से। तो ये जब स्त्री स्वरूप में कोई सम्राट होता है तो उसको सामग्री कहा जाता है। ठीक है, तो सामग्री कब किस एक्ट के तहत घोषित किया गया था? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था किस एक्ट के द्वारा घोषित किया गया था भाई। जो है 1876 ईस्वी, चूँकि 1858 ईस्वी के अधिनियम से ही शासन संभाल लेती हैं, लेकिन सामग्री जो घोषित किया गया था उसके बाद में घोषित किया गया था 1876 ईस्वी में। रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 में, अर्थात 1876 ईस्वी में रॉयल टाइटल एक्ट आया था। उसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? इनको मतलब महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। ओके, बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछता है कि पार्लियामेंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? तो 1909 ईस्वी में आया था। ओके, इसी प्रकार से महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 1924 ईस्वी के आसपास चुने गए। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1909 में, जो यानी कि जो एक प्रकार से उसमें कमियां रह गई थी पार्लियामेंटो सुधार में, उन कमियों को दूर किया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 ईस्वी के अधिनियम में ये बात कही गई थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते थोड़ा सा और भी प्रश्नों को ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाई देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा, सभी को पता होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उदारवादी नेता ने पहले पार्लियामेंटो सुधार का समर्थन किया लेकिन बाद में उसकी कटु आलोचना करी? अर्थात पहले तो उस उदारवादी नेता ने पार्लियामेंटो सुधार जो आया था, पार्लियामेंटो सुधार कब आया था? मैंने अभी भी आपको बताया था 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार आया था और उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उसको 1919 का जो एक्ट आया था, यानी जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, उसके द्वारा उसकी कमियों को दूर किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। ओके, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास 1935 ईस्वी का अधिनियम आया उसमें होता है इस प्रकार से। ठीक, तो उदारवादी नेता, किस उदारवादी नेता ने पहले पार्लियामेंटो सुधार का समर्थन किया था, उसके बाद में जो है उसकी कटु आलोचना करी थी? तो कौन सा नेता था बताएं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या मदन मोहन मालवीय? फटाफट से बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले में, क्या बोल रहा है कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने वाले, मतलब बम फेंकने का कार्य किसने किया था, बताएं किसने किया था बम फेंकने का कार्य। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य किसने किया था, खुदीराम बोस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग जो है स्थान कहाँ पर है, ये अमृतसर में है। जलियांवाला बाग जो है कहाँ पर है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड फेमस है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चौरी चौरा गोरखपुर में है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन जो किया था वो विनोबा भावे ने किया था। और आप देखिएगा बाद में महात्मा गांधी जी ने जो है सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जाइमन कमीशन ही जो है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ये एक प्रकार से एक जो है नियम आया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगा था भारत से। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष की बात की है तो कौन थे, सर जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था, बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था, तो किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पारित किया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिए, करो या मरो। ऑप्शन नंबर, महात्मा गांधी जब एकदम से जो है ऊब गए थे कि अब यार हिंसा से चीज़ें नहीं हो पा रही, तो इन्होंने कहा था आप करो या मरो, अब जाओ जैसी आज़ादी लेनी है वैसे, बस केवल आज़ादी अब चाहिए, इस प्रकार से। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, अंग्रेज़ों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने या साम्यवादी दल ने, बताएं। तो फूट डालो और राज करो की नीति या शासन करो की नीति जो अपनाई थी वो अंग्रेज़ों ने ही अपनाई थी, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाई सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल मार्च 1946 के सदस्य थे, बताइए। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था मार्च 1946 का, उसके सदस्य कौन कौन थे, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये लगभग तीनों थे जिन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल अर्थात मार्च 1946 ईस्वी का जो है इस सभी के सदस्य थे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। ये तीनों व्यक्ति जो थे ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे मार्च 1946 ईस्वी में जो भारत आया था खास करके। कैबिनेट मिशन जिसको कहते हैं, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइएगा। कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा भारत में आयोजित की जानी थी तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी, यानी संविधान सभा आयोजित की गई उसकी प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। द्वितीय बैठक कब हुई थी, 11 जो है दिसंबर 1946 ईस्वी को। ओके, ये बात ध्यान, 2 दिन बाद उसकी हुई थी। और इस पहले के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके जो है क्या नाम है उनका, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इसीलिए जब भी एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य में नाम आता सच्चिदानंद सिन्हा जी का, और अस्थायी सदस्य में अगर नाम पूछे तो आप लगाइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ये लगेगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, ना कि अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष बात की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका पहला टिक होगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, भाई सी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यानी कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि अभी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे जनता के द्वारा। और ये 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे।
ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इससे पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो चुने गए थे उनका नाम अगर मैं बताऊं तो कौन है, उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा जी। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर खास करके क्या होगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। ओके, तो अवश्य देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, बताएं। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, तो 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, बाद में आकर के जब ये सब मिशन बनता है उसके अंदर 1900 आप देखेंगे कि जो है 1946 ईस्वी में जो है मुख्य रूप से सामने आता है सारी चीज़ें। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो संविधान सभा का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था, वो तैयार किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने, क्या पूछा गया आपसे, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रारूप किसने तैयार किया था, तो प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। किसने तैयार किया था, BN राव ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता यहीं पर कि प्रारूप सभा के या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति के सलाहकार कौन थे, BN राव थे। ओके, ये बात यानी कि किसके सलाह पर ये सब बना था, तो BN राव के सलाहकार पर बना था। BN राव जो थे उन्होंने संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था उन्होंने तैयार किया था, और एक प्रारूप समिति थी उसके सलाहकार भी यही BN राव थे, और उसके अध्यक्ष प्रारूप समिति की बात की जाए जो कि संविधान निर्मात्री जो है एक प्रकार से समिति बोली जाती है, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, सलाहकार थे BN राव जी। ओके, अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, फटाफट से बताइएगा। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष मैंने बताया था अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपी, बताइएगा सभी लोग। प्रारूप समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो संविधान सभा को कब सौंपी थी, तो सौंपी थी 21 फरवरी 1948 को, अर्थात 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा जो बनी थी उसको सौंपी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 21 फरवरी 1948, ए ऑप्शन में दिख रहा है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान निर्मात्री सभा बोले या फिर बोले प्रारूप समिति, तो दोनों के अध्यक्ष कौन होंगे, अंबेडकर होंगे, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, बताइए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, देखिए तैयार जो हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। चूँकि लागू करना था उसको 26 जनवरी की डेट को, चूँकि 26 जनवरी की डेट फेमस थी 1930 ईस्वी से ही, इसीलिए उस दिन प्रथम स्वाधीनता संग्राम रावी नदी के तट पर मनाया गया था, और उसी को ध्यान में रख करके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और सभी नेताओं ने इस पर मंजूरी भी की थी कि 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से संविधान लागू किया जाएगा। तो कुछ संविधान जो है के अनुच्छेद इसी दिन लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वेट किया गया 26 जनवरी का। 1950 ईस्वी में पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ओके, तो 26 जो है नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर बी में दे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी कर दीजिएगा 1950। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इस वाले प्रश्न का। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है कि भारत ने समवर्ती सूची, बताइए भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, बताइए। चूंकि सरकार में चूंकि भारत देश की बात की तो 3 सूचियां हैं, एक समवर्ती सूची है जो कि राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बनाते हैं उनमें संकलित विषय को, और एक राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, एक जो है केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना
उद्धृत की है, यानी कि कहाँ से ग्रहण करी है। तो भारत ने समवर्ती सूची की जो कल्पना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। चूँकि भारतीय संविधान जो है कहीं ना कहीं पे बताया जाता है कि लगभग बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया और पढ़ने के बाद में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी विभिन्न देशों के संविधान से, उसको भारतीय संविधान ने ग्रहण कर लिया। अर्थात भारत के संविधान में कुछ नई चीज़ें नहीं शामिल की गई हैं, बल्कि विभिन्न देशों की जो नई नई चीज़ें थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उसको ग्रहण करके भारतीय संविधान एक प्रकार से तैयार किया गया था। इसकी आलोचना भी इस तरीके से लोग करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है, और इसके अलावा सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया का भारत का ही संविधान है। भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान भारत के संविधान ने लिया, मतलब भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसको पढ़ा लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है या मूल आधार हैं, वो जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया भारत में। अर्थात जो मौलिक अधिकार है यानी कि भाग 3 आप लोग देखते होंगे भारतीय संविधान का भाग 3, अर्थात बात की जाए अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का जो ये जो है संविधान का अनुच्छेद है, ये पूरा का पूरा अनुच्छेद आप देखिएगा मौलिक अधिकारों की जो एक प्रकार से जो किस प्रकार से मौलिक अधिकार होगा और मौलिक अधिकार क्या है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को वहीं सीखा गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विधि का शासन कहाँ से ग्रहण किया गया है। चूंकि विधि का शासन अगर बात की जाए, चूंकि इंग्लैंड ही पहले से शासन कर रहा था हम लोगों पर, तो इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। खास करके सबसे ज़्यादा अगर भारतीय संविधान पर किसी का प्रभाव है तो 1935 आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान पर किसका सबसे अधिक प्रभाव है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का, यानी कि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1935 का, वो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो उससे लगभग और लगभग 100 अनुच्छेदों को हूबहू भारत शासन अधिनियम से उठा लिया गया था 1935 वाले अधिनियम से, और उसको हूबहू या कुछ उसमें से संशोधन करके थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको संविधान में हूबहू जो है अडॉप्ट कर लिया गया, उसको ग्रहण कर लिया गया एक प्रकार से। ठीक है, और बाकी जो बचे अनुच्छेद हैं उनको विभिन्न देशों के संविधान से तमाम प्रकार की प्रक्रिया को शामिल किया गया। ठीक, तो विधि का शासन कहाँ से ग्रहण किया गया है भाई? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित किस से है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे प्रभावित है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न देखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, हाँ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये अमेरिका के संविधान से है, जबकि यहाँ पर मैंने जो प्रश्न का उत्तर, ये विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड के संविधान से। चूंकि इंग्लैंड का प्रभाव हमारे देश पर ज़्यादा रहा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों में अंतर है। विधि का शासन और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अंतर है। तो विधि का शासन जो ग्रहण किया गया है वो इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई भारतीय संविधान में, तो वो जापान देश से ली गई है। किससे? जापान से ली गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई भाई? तो ये भी आपकी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यूके मतलब यूके में 2-3-4 देश आते हैं, आयरलैंड उत्तरी मतलब आयरलैंड हो गया, और उसके बाद में वेल्स हो गया और इंग्लैंड हो गया, ये सब आते हैं खासकर यूनाइटेड किंगडम में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जो संसदीय शासन प्रणाली जिसमें आप देखते हैं संसद होता है, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ये सेम पैटर्न है इंग्लैंड के संविधान में। इंग्लैंड में ऐसे ही होता है और वही भारत में अपना लेगा। चूंकि इंग्लैंड का ज़्यादा प्रभाव आप भारत देखिएगा भारतीय संविधान पर, चूंकि इंग्लैंड वालों ने ही 1935 का अधिनियम बनाया था, भारत शासन अधिनियम, और उससे जब 100 संविधान मतलब कि 100 अनुच्छेदों को रख लिया गया, तो इसका मतलब समझिए कि इंग्लैंड के संविधान से बहुत कुछ सीखा। चूंकि इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान तो है नहीं, इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। अलिखित मतलब कि वहाँ पर संविधान लिखा हुआ एक पुस्तक नहीं, जैसे भारत में एक संविधान की पुस्तक उसमें लिखी गई चीज़ें हैं, उसमें कोई लिखित पुस्तक वहाँ पर नहीं है भारत मतलब कि इंग्लैंड की। ओके, अर्थात इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, यानी कि बिना लिखा हुआ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की
संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था, जो संघ है यानी कि भारत, एक संघात्मक शासन किस प्रकार से है कि भारत और केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध खास करके आप देखते हो तो अलग से लिया गया है, लेकिन संघात्मक शासन किस प्रकार से, एक प्रकार से भारत मतलब केंद्र सर्वोपरि है अपने यहाँ पर, राज्य सरकार सर्वोपरि नहीं है, और केंद्र की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं। जबकि अमेरिका का जो संघात्मक शासन है वो अलग है। अमेरिका में आप देखिएगा दोहरी नागरिकता है, मतलब कि जो व्यक्ति होगा वो एक मतलब अपने राज्य का भी नागरिक होगा और अपने देश का, यानी अमेरिका की नागरिकता है और उसके राज्य की नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल आप भारतीय हैं, भारत के आप नागरिक हो, ना कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हो। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आप राजस्थान के निवासी हो, आप उत्तराखंड के निवासी हो, आप जम्मू कश्मीर के निवासी हो, ना कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो, उत्तर प्रदेश के नागरिक हो। आप नागरिक नहीं हो उत्तर प्रदेश के, आप निवासी हो उत्तर प्रदेश के। नागरिक कहाँ के हो? आप भारत के हो, आप इंडियन सिटीजन हो, ओके, ना कि यू जो है उत्तर प्रदेश के सिटीजन हो आप, ओके। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है, ये ली गई है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सेम कनाडा का संविधान में ऐसे संघात्मक शासन जैसे भारत में है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। अगर कोई नया राज्य बनाना हुआ तो कौन बना सकता है? तो भाई संसद में कानून बनेगा, 2/3 बहुमत से पास होगा, राज्यसभा लोकसभा से दोनों से राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, उसके बाद में बिल पारित होगा। जम्मू कश्मीर का नाम बदलना हुआ या कुछ करना हुआ आप देखते होंगे, और खास करके नए राज्यों का गठन करना हुआ तो संसद में कानून बनेगा, उसके हिसाब से नए राज्यों का गठन होगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? अर्थात भारतीय संघ में अगर मान लेते हैं कोई राज्य को ग्रहण करना हुआ, कोई दूसरा राज्य है उसको भारतीय संघ में मिलाना है हमको, तो उसका अधिकार किसको? संसद को है, राष्ट्रपति को है, या प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को? किसको भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई राज्य, कोई जमीन का टुकड़ा है, उसको अपने संघ में अर्थात भारत में मिलाना है, मान लेते हैं कि अभी जो है पाकिस्तान का कोई भी राज्य चाहे, मतलब कि अगर कह रहा है कि हमको भारत में मिलना है, तो भारत में अगर मिलाना चाहे, अगर मान लेते सब सहमति हो जाए, पाकिस्तान सरकार, भारतीय सरकार में सब सहमति, इंटरनेशनल सब ट्रीटी कहते सहमति हो जाए कि अब ग्रहण करना है इस राज्य को, भारत जो है या तिब्बत को ग्रहण करना है, तो मान लेते हैं कैसे ग्रहण होगा वो, उसका शासन मतलब उसका जो है किसके पास पावर है उसके। तो भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार दिया गया है वो भी संसद को ही दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उद्देशिका मतलब क्या होता है? जो प्रस्तावना है भारत का, यानी कि भारत की उद्देशिका, प्रस्तावना, मतलब कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान में उद्देशिका है नहीं कि हम भारत के लोग, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, इस प्रकार से तमाम प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अखंडता, तमाम प्रकार की बातें होती हैं और हम लोग इसको अंगीकृत, आत्मसात इत्यादि करते हैं। लास्ट में आप देखते हैं तो ये इतनी बड़ी एक प्रकार से जो प्रस्तावना, छोटी सी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना खास करके ये कहाँ से ली गई, ये पैटर्न कहाँ से लिया गया कि आखिरकार भारत के संविधान की जो उद्देशिका का जो विचार है, इस प्रकार का विचार कहाँ के संविधान से में और देखने को मिलता है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान में आपको देखने को मिलेगा, वहीं से जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। संघात्मक प्रणाली में किस सरकार की स्थापना की जाती है? बताइए, संघात्मक जो प्रणाली होती है उस प्रणाली में किस सरकार की स्थापना की जाती है? संसदीय सरकार की या अध्यक्षात्मक सरकार की या ए और बी दोनों की? तो संघात्मक प्रणाली में संसदीय भी होती है और अध्यक्षात्मक भी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अर्थात ए और बी दोनों प्रकार की सरकार की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगाइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या भाई? देखिए, संकटकालीन उपबंध, ग्राम पंचायत, एक राष्ट्रभाषा, उपयुक्त सभी। तो ये भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं ये सारी हैं। और ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिले, विशेषताएं पूछा जाए, ठीक है, और लास्ट में है पे बूंदी आपको मिले, तो इसका मतलब एक ऑप्शन आपको डी मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हमेशा वही होगा 100%। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थात जब भी विशेषता पूछी जाए, किसी चीज़ के कारण पूछे जाए, किसी मतलब लाभ हानि पूछा जाए, ठीक है, और उसका परिणाम पूछा जाए,
तो जब भी ऐसे प्रश्न आए आपके लिए या प्रकार पूछा जाए तो आपको या तो ए और बी दोनों ऑप्शन में मिलेगा, तो ऊपरी तो सभी नहीं मिलेगा, तो ए और बी मिलेगा तो वो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन वाला। अगर वो नहीं मिलता है और ऊपरी तो सभी दिया है तो वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, तुक्का लगाने की एक ट्रिक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मूल अधिकारों का समर्थन किसके द्वारा किया गया, बताइए मूल अधिकारों का समर्थन किसके द्वारा किया गया, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार समझते हैं अनुच्छेद 15, 14, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में इसको रखा है। तो मूल अधिकारों का समर्थन किसके द्वारा किया गया है, नेहरू रिपोर्ट या अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मूल अधिकारों का समर्थन किया इनमें से वो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया, यानी कि जो छुआछूत संबंधित अधिनियम था, छुआछूत को नष्ट कर दिया गया, भंग कर दिया गया कि छुआछूत अब नहीं रहेगी भारत में। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1955 ईस्वी में अधिनियम आया था, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है पारित हुआ था 1955 ईस्वी में। ठीक, और ये अस्पृश्यता के बारे में, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर मैं बताऊं आपको तो अनुच्छेद 17 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अर्थात भारत में अस्पृश्यता का अंत हो गया। ये मौलिक अधिकार हो गया था कि अगर आप पर कोई ऐसा होता है, अस्पृश्यता का एक प्रकार से अगर आपको देखा जाता है अस्पृश्य तरीके से व्यवहार होता है, तो आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपने जो है अधिकारों को लेने के लिए। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत साफ साफ करता है, और जो है 1955 ईस्वी में एक कानून भी बना है इस पर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में अस्पृश्यता निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है, कानून द्वारा, शिक्षा द्वारा, जन जागरण द्वारा, ऊपर सभी के द्वारा। भाई सभी के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कानून के द्वारा भी, चूंकि कानून बन गया 1955 ईस्वी में। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा में अब बताया जाता है कि हाँ अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जन जागरण द्वारा सभी लोग एक प्रकार से अब बता रहे हैं कि हाँ नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल डी, यानी इन सभी तरीकों से हम अस्पृश्यता को खत्म कर सकते हैं, अनटचबिलिटी को खत्म कर सकते हैं, छुआछूत को खत्म कर सकते हैं, और खत्म हो चुकी लगभग। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, बताइए। संपत्ति अभी किन्हीं किन्हीं इलाकों में आप देखिएगा, बहुत जो गांव है, बहुत पुराना गांव है, पिछड़ा हुआ गांव, आप वहां पर देखिएगा इस प्रकार की प्रथाएं अभी भी विद्यमान है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन अब सभी लोगों को पता हो चुका है कि ये चीज़ कानून बन चुका है। कुछ अस्पृश्य जातियाँ, मतलब कि आप देखेंगे कहीं कहीं पर आप देखिएगा जैसे कि और भी जो इलाके हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट ऐसा कुछ हो सकता है, आपको देखने को मिल जाए, लेकिन लगभग और लगभग 80% तक समाप्ति हो चुका है सारी चीज़ें। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, चूंकि पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब मौजूदा पर 6 ही है। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, अगर किसी की संपत्ति कोई जब्त करता था तो सरकार के खिलाफ भी, चाहे सरकार जब्त करे चाहे कोई जब्त करे, तो कानून, मतलब एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कानून जाते थे। बहुत सारे विवाद हुए हैं इस बात पर, और जब इंदिरा गांधी आई, भूमि सुधार आंदोलन शुरू हुआ खास करके, तो इसको खत्म किया गया 1976 ईस्वी में। आप देखिए खास करके पूरा का पूरा संविधान उलट पलट कर दिया गया था 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, तो उसी के द्वारा तमाम सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया भैया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को मेरे हिसाब से अगर बताऊं मैं, मेरे हिसाब से क्या सभी के हिसाब से 1900 अगर मैं बताऊं आपको 1976 ईस्वी में आप देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक प्रकार से इसी में चुनौती दी गई थी। लेकिन आप देखेंगे जो है समाप्त 1944वां संविधान संशोधन आता है, उसमें खास करके समाप्त कर दिया गया था मुख्य रूप से 1978 ईस्वी में। ठीक है, और इस पर बात हुई थी 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और शोषण। संपत्ति मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, एक विधिक अधिकार है, विधायी अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता, बताइए।
भारतीय संविधान जो है वो कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? समान आवास का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो भाई भारतीय संविधान जो है ये खास करके समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है। अब भाई समान आवास का अगर अधिकार प्रदान हो जाए तो जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है और जो व्यक्ति एक प्रकार से महलों में रहता है तो दोनों में एक समानता बहुत लाने में बहुत समय लगेगा और ऐसा हो भी नहीं सकता, विद्रोह हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जो है ये चीज़ नहीं है, समान आवास का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर समान आवास की बात की है तो राजा मंत्री या नेता मंत्रियों के जो घर होते हैं वैसे वैसे घर किसानों के घर को भी देना पड़ेगा, इस प्रकार से इसीलिए इसको नहीं रखा गया है। ठीक, भारत में भी आप देखिएगा जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। ये भी अभी भी आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता? तो समान आवास का अधिकार, जबकि समानता का अधिकार सभी को है, सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। समानता का अधिकार कौन सा है? 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक का जो संविधान का अनुच्छेद है ये समानता के बारे में बताता है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति विभेद के इन सभी के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात नौकरी वगैरह में या फिर इन सभी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद इसमें है आरक्षण व्यवस्था। ओके। 17 अनुच्छेद कहता है कि छुआछूत नहीं किया जाएगा क्योंकि सभी व्यक्ति समान है, इसलिए छुआछूत खत्म। ठीक है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, अर्थात कोई भी उपाधि कोई नहीं, जैसे महाराजा, राजा, धीराज, ये सब जो उपाधि पहले लोग धारण करते थे वो सब खत्म कर दी गई। अब उपाधि वही धारण कर सकता है राष्ट्रपति जब चाहेगा तभी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। शैक्षिक उपाधियां हो सकती हैं वो भी जब वैधिक हो, मतलब कि कानूनी रूप से। स्वतंत्रता का अधिकार बात की है तो अनुच्छेद 19 से लेकर के आप देखिएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद, ठीक है, और इसके बाद में 21 तक लगभग आप देखिएगा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 19 से लेकर के 22 तक लगभग, ठीक, 19, 20, 21, 22, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार यही है। अगला प्रश्न आप देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा ए ऑप्शन लगाइएगा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार, या नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी दिया है मौलिक कर्तव्य है। बताएं तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सूचना का अधिकार आपको एक प्रकार से है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान है, किसी दिन सूचना के अधिकार में मैं जो एक प्रकार से बताऊंगा, ठीक, विस्तार समझा दूंगा। बड़े बढ़िया चीज़ है ये। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, बताएं न्यायपालिका, संसद या कार्यकारिणी या सभी चीज़ें। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक इनमें से कौन सा है? तो मौलिक अधिकारों पर जब भी कोई आंच आएगी, जब भी अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद खास करके अगर मैं बताऊं आपको तो 35 तक, जब भी इन अनुच्छेदों में कोई छेड़छाड़ चाहे सरकार करेगी चाहे कोई भी व्यक्ति करेगा, जब भी इन अनुच्छेदों में लिखी गई बातों के खिलाफ कोई काम होगा तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, अर्थात न्यायपालिका क्या करेगी? मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताइए भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किसमें है? 12 से 35, बिल्कुल अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में ये भाग 3 कहलाता है, 12 से 35, और इसी में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किससे संबंध है? तो मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे? भाई मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1976 ईस्वी में, और इसमें एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए कि अगर आपके कुछ अधिकार हैं, अगर राज्य आपको अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, तो मौलिक कर्तव्य भी आपको मिलना चाहिए। और इसको आप देखिए कहाँ पर रखा गया मौलिक कर्तव्य जो है, ये जो है कहाँ पर रखा गया? भाग 4 का में। ठीक है, भाग 4 के का में इसको स्थान दिया गया है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 51 के का में मौलिक अधिकारों का मतलब मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी इंसानों का अनैतिक व्यापार जो होता था, यानी कि जो है व्यापार कर देते छोटे छोटे बच्चों का, औरतों का, इन सभी पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मौलिक अधिकारों में रखा गया। ये खास करके इस पर निषेध वाला जो कानून बनाया गया वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ओके, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समक्ष समता बिल्कुल प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता। बताइए कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? और ये बताइए सभी व्यक्तियों का मतलब आप समझ रहे हैं ना? मैं आपको बता दूं सभी व्यक्तियों और सभी नागरिकों का मतलब अलग है, क्योंकि नागरिकों को यानी जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, ठीक है। और जो बाहरी व्यक्ति आएगा भारत में निवास करेगा जो कि नागरिक नहीं होगा लेकिन वो भारत का निवासी होगा, उसको भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे। तो यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात नागरिकों को भी प्राप्त है और निवासियों को भी प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार है इनमें से? तो विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति बराबर हैं, अर्थात कानून जो होगा सभी के लिए बराबर न्याय करेगा, चाहे वो इंग्लैंड का व्यक्ति भारत में रह रहा हो, चाहे अमेरिका का रह रहा हो, चाहे भारत का ही क्यों ना हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर का, विधि के समक्ष क्षमता समता और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता ये पूर्ण रूप से नहीं दी जाएगी नागरिकों, मतलब कि उनको विदेशी लोगों को, ठीक, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारतीय संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी, ये जो है किस अनुच्छेद में बात बताई गई है? आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप एक नाम याद रखिएगा, सरला। क्या रखिएगा? सरला। सरला मतलब क्या होता है? 79, 80 और 81, ठीक है। 79, 80, 81 मतलब कि सा से संसद किसके बारे में है? 79, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। रा से क्या होगा? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद किस में आएगा? 80 में, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 81 में, ठीक। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। भारतीय संसद के बारे में कह रहा है ना कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी, यह बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर हमने बताया कि सा मतलब कि संसद, और 79, 80, 81 याद रखिएगा इस सीरियल से। सरला 79, 81 मतलब 79, 80, 81। तो अनुच्छेद किस में होगा? अनुच्छेद आपका पड़ेगा 79 में, संविधान मतलब कि संसद के बारे में विस्तार से समझाया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ा जाए भैया, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी, ये बात अनुच्छेद 79 में कही गई है। अगला प्रश्न, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, चूंकि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोकसभा में ही जाते हैं। जो सांसदीय का चुनाव होता है उसमें जो सांसद आप चुनते हैं वो सांसद लोकसभा में बैठते हैं, और जिन सांसदों को आप लोग नहीं चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो सांसद राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक। और निम्न सदन इसको इसीलिए कहा जाता है लोकसभा को, चूंकि ये हर 5 वर्ष पे भंग हो जाती है, इसीलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं क्योंकि वह कभी भंग नहीं होती है। और प्रथम सदन इसको लोकसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसी में रहते हैं, ठीक, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसमें। तो प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन ये लोकसभा को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी चीज़ें कही जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उसकी कितनी, मतलब अनुच्छेद 80 में, चूंकि मैंने बताया था कि राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है, और लोकसभा के बारे में कैसे में बताया जाएगा? सर ला से लोकसभा, यानी कि 81 में लोकसभा के बारे में होता है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा में अधिकतम जो सीट होगी वो 250 होगी, ये बताया गया है राज्यसभा की सीट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, अधिकतम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को किस नाम से जाना था भाई? राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन के नाम से जाना था। किसके नाम से? राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन दोनों के नाम से हम जानते हैं। ए और बी करेक्ट आंसर इसका दोनों होगा, अर्थात सी ऑप्शन। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। जनता ने जिन जिन लोगों को चुना है वो लोग खास करके उनको चुनते हैं, जैसे कि कुछ खास लोग इनको चुनते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है? तो राज्यसभा के चुनाव में जो है कम से कम अगर बात की जाए तो 30 वर्ष का होना परम आवश्यक है, और लोकसभा के चुनाव में 25 वर्ष अगर है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष का होना परम आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा जो होती है ये भंग ही नहीं होती है, अर्थात कभी नहीं भंग होती है।
ठीक है, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहीं ना कहीं पे इसको क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, इसको उच्च सदन कहा था, क्योंकि ये कभी भंग ही नहीं होती है। ओके, अगला प्रश्न है, और लोकसभा क्या होती है, हर 5वें वर्ष भंग हो जाती है। और जो राज्यसभा के जो विधायक मतलब सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए, प्रत्येक दूसरे वर्ष मतलब छटनी होती है कि किस किस जो है सांसद का 6 वर्ष पूरा हो चुका है, उसके बाद में उसको रिटायर कर दिया जाता है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा या लोकसभा या संसद की किसी सदन में। तो जो खास करके अगर मैं बात करूं, क्या पूछा गया है कि जो वित्त विधेयक होता है वो किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा में। वित्त विधेयक जो होता है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, राज्य सूची के किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है, बताइएगा। राज्य सूची के किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है भैया, किसे दिया गया है, तो राज्यसभा को दिया गया है। क्या दिया गया है, राज्य सूची के किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है कि राज्य सूची का कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, कौन सा विषय महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दिया गया है, बताएं। राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार किसे दिया गया है, विधायकों को, सदस्य संसद सदस्यों को, या मंत्रियों को, या मंत्रिमंडल को। तो राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान अधिकार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, विधायकों को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जो विधायक लोग होते हैं वो राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान देते हैं, वोट देते हैं, और चूंकि विधायकों को हम ही आप लोग तो चुनते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसी संविधान संशोधन पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर सर्वमान्य हल के लिए क्या किया जाता है। जब भी किसी संविधान संशोधन पर क्या होता है, संसद का दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है किसी मुद्दे पर, तो सर्वमान्य हल के लिए क्या होता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, और संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा के भी सांसद और राज्यसभा के सांसद भी इकट्ठे बैठते हैं, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्षता करता है, और उसके बाद में जो होता है इसी में निर्णय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में लिया गया निर्णय जो होता है वही सर्वमान्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, मैंने अभी भी आपको बताया कि वो कौन आहूत करता है, वो भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति, वही आहूत करता है। ऑप्शन आहूत माने होता है बुलाना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है भाई। जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष मैंने बताया यानी कि स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है भाई, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ राज्य क्षेत्र के कई मुख्यमंत्री जो होते हैं उसका भी नियुक्ति करता है, यानी ए और बी दोनों की नियुक्ति करता है। वैसे राष्ट्रपति जो होता है लगभग सभी जो संवैधानिक पद होते हैं उन पर उनकी शपथ दिलाना, उनकी नियुक्ति करना राष्ट्रपति को ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के सदस्य लोग उसको चुनते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, बताइए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है बताइए। तो इसकी देखिए न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है जो क्षमा आदि की शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति क्षमा दान देता है कि आपने बहुत सारे कांड को सुना होगा कि अब राष्ट्रपति ही क्षमा दान दे सकता है। फांसी की भी सजा हो तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है, ठीक, क्योंकि वो राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का मुखिया है, इसीलिए उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति का कोई भी दंड माफ़ कर सकता है। ओके, तो ये क्षमादान की जो शक्ति है न्यायिक शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का आदेश सुना भी दिया तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन वो बड़ा जटिल प्रोसेस है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बताइए, और सामान्य नागरिक तो राष्ट्रपति से वो करवा नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, सभी को पता होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र को, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है।
बताइए, भौगोलिक क्षेत्र को, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसे है? वो राष्ट्रपति को। कौन सा क्षेत्र जो है अनुसूचित होगा या कौन सा अनुसूचित नहीं होगा, ये राष्ट्रपति तय करता है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का या दोनों का? बताइए। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो मुखिया है केवल केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकारों का नहीं। राज्य सरकार का मुखिया कौन है? वो जो है मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य होता है भाई, देखिए, कैबिनेट में कैबिनेट स्तर के मंत्री वगैरह और शासन के सभी मंत्रीगण और राज्य मंत्रीगण, ये सब शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसका लगाइएगा उपयुक्त तो सभी, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, वैसे कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री भी ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी और डी में थोड़ा सा मतभेद आप देख सकते हैं, ठीक, मेरे हिसाब से। तो डी भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। ओके, इसको थोड़ा संशय में रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रश्न क्या है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास जो है ये वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास नहीं होती? तो प्रधानमंत्री, चूंकि राष्ट्रपति जो होता है ये औपचारिक तरीके से होता है, ठीक, एक प्रकार से केवल औपचारिकता निभाने के लिए राष्ट्रपति देश का मुखिया है, बाकी सारा काम तो मोदी जी ही करते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछ करके कि कौन से मंत्री किसको बनना है ये प्रधानमंत्री तय कर देता है, बस राष्ट्रपति औपचारिकता केवल निभाता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुने हुए जो सांसद होते हैं वही खास करके प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। ओके, बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन कौन करता है? बताइएगा सभी लोग, राज्य का निर्वाचन आयोग करता है या भारत निर्वाचन आयोग करता है या राज्यपाल करता है या फिर राष्ट्रपति स्वयं करता है? बताने का प्रयास करेंगे। राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो कौन करता है भाई? उसको भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वो करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? तो राज्यपाल जो होता है विधानसभा में जो है एक सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में दो लोगों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, एक ही करता है राज्यसभा में। अगला विधानसभा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या था? राज्यपाल विधानसभा में, हाँ, राज्यपाल एक ही को करता है और राष्ट्रपति दो को करता है मनोनीत। वैसे 12 को अन्य क्षेत्रों से करता है, लेकिन 2 को मनोनीत करता है अपनी तरफ से। अगला, विधानसभा की सदस्यता के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का अगर चुनाव लड़ना है, विधानसभा समय जैसे कि संसद में लोकसभा होती है, वैसे राज्य स्तर पर आप देखिएगा जो है विधानमंडल में विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। विधान परिषद मतलब कि राज्यसभा। विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होती, किसी किसी राज्य में, यानी कि लगभग 8-9 राज्यों में विधान परिषदें हैं, ठीक, जो बड़े बड़े राज्य से यूपी में है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। विधानसभा विधान परिषदें, विधानसभा का चुनाव होता है, जो विधायकी का चुनाव होता है उसमें, यानी जो विधायक लोग आप चुनते हो वो विधानसभा में बैठते हैं, और विधान परिषद में हम लोग उनको नहीं चुनते हैं। ओके, बात है, यानी कि एक एमएलए होते हैं, एक एमएलसी होती है। एमएलए को मतलब विधायक को कहते हैं, एमएलसी जो होते हैं विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं उनको कहते हैं। ओके, तो विधानसभा की सदस्यता के लिए आयु कितनी होनी चाहिए भाई? तो विधानसभा की सदस्यता के लिए खास करके 25 वर्ष की आयु जरूरी होती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। विधानसभा के सदस्य की योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा की योग्यता की अगर बात की जाए तो वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात, और आयु कम से कम 25 वर्ष हो। ये दोनों बातें होना परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस आधार पर आरक्षण का प्रावधान विधानसभा में है? जनसंख्या, गरीबी, सामाजिकता, अर्थव्यवस्था, किसके आधार पर? तो अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है खास करके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान विधानसभा में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये भी 5 साल का होता है, और लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल 5 साल का, और बाकी जो विधान परिषदें होती हैं वो उसी प्रकार से होती, जिस प्रकार से राज्यसभा भंग नहीं होती उसी प्रकार से विधान परिषदें भी भंग नहीं होती।
अगला प्रश्न देखिएगा, विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो विधानसभा का जो विघटन होता है वो कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र स्तर पर कार्य करता है उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में काम करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राज्यपाल किसके परामर्श से विधानसभा का विघटन करता है? तो राज्यपाल जो होता है वो एक बार मुख्यमंत्री का परामर्श लेकर के ही विधानसभा का विघटन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए एक बार में बढ़ा सकती है? अर्थात संसद जो होती है वो विधि द्वारा विधानसभा, विधि मतलब कानून द्वारा विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए एक बार में बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उसके उपाध्यक्ष यानी विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसी को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विधान परिषद को कौन सा सदन कहा जाता है? तो विधान परिषद को हम कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन। चूंकि विधान परिषदें भंग नहीं होती इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा नहीं भंग होती इसीलिए उसको उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा निम्न सदन है चूंकि वो भंग होती है, इसी प्रकार से विधानसभा निम्न सदन है राज्य की, और खास करके जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है चूंकि वो कभी भंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, उच्च सदन। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा, फटाफट से बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं? बताइएगा सभी लोग फटाफट से। जो मुख्य बताइए न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति अगर करना होता है, यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं किन्हीं कारणों के वश में या उनकी मृत्यु हो जाती है उस समय कार्यवाहक यानी कार्य को चलाने के लिए तो उसके राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको चुन लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन के लिए न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन के लिए न्यायाधीशों की संख्या की बात की है तो लगभग 5 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना किस क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये भाई संबंधित है किससे? ये संबंधित है अपीलीय न्यायालय से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है अंतिम, यानी कि जब भी जो है संविधान में या संविधान की व्याख्या करने की बात आएगी तो सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम व्याख्या करेगा कि संविधान की कौन से शब्द क्या मतलब क्या होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है भाई? तो वो सर्वोच्च न्यायालय की जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो कानूनी परामर्श लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, कि जब राष्ट्रपति कानून के मामले को ना समझ पाए तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श ले सकता है कानूनी तौर पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार विधायी शक्ति में कौन बढ़ाता है? अर्थात कानूनी शक्तियों में खास करके उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके पास है कि वो बढ़ा और घटा सकता है? तो मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं उनके हाथों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है? बताइए। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है? तो किस विषय पर लेता है? लोक महत्व के लिए और पूर्व संवैधानिक संधि के लिए। जब पूर्व संवैधानिक संधि की बात आती है, संधि की या लोक महत्व की बात आती है तो 143 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों मामलों में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं होती हैं? तो भारत का नागरिक सबसे पहली बात, कि उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरी बात, परंपरागत विधि वेत्ता भी हो, यानी कि विधि वेत्ता मतलब क्या होता है? एक प्रकार से विधि का जानकार हो, ठीक है, तो उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऊपर सभी ठीक है लिखा है। योग्यताएं पूछी गई है, विशेषताएं, योग्यताएं, कारण, परिणाम, ठीक है, ये सब पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ऊपर सभी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख किया गया भाई? तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का भी उल्लेख किया गया है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है।
एसपी की शपथ लेकर, यानी कि एसपी मतलब एक प्रकार से शपथ लेकर कहने का अनुसूची 3 में आप देखिएगा तो इसमें शपथ, जितने भी शपथ का प्रावधान है चाहे जो भी मामले हों वो अनुसूची 3 में भी आपको मिलेगी। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब 12 है, पहले कितनी थी? 8 ही अनुसूचियां थी संविधान लागू हुआ था। 395 अनुच्छेद तब भी थे, आज भी है, लेकिन उनमें जो है का खा गा या फिर ABCD करके वृद्धि हुई है। ठीक, लगभग 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन हो चुका है। इसके अलावा 22 भाग संविधान में पहले थे, आज भी 22 भाग ही है, लेकिन 25 हुए थे बीच में, फिर 3 घट गए, 3 बढ़े थे, 3 घट भी गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखिएगा। जिला न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं? बताइएगा सभी लोग, जिला न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं भाई? तो जिला न्यायालय जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिला न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं। बताइएगा सभी लोग फटाफट से, जिला न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं। जिला न्यायालय में न्यायाधीश कौन होते हैं भाई? देखिए, न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है, यानी राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिला न्यायालय के को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, दीवानी का या फौजदारी का? बताएं, या दोनों का प्राप्त है? तो जिला न्यायालय को क्षेत्राधिकार जो प्राप्त है ये फौजदारी मामलों का भी प्राप्त है और दीवानी मामलों का भी। ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जनता को सरल और तीव्र न्याय दिलाने का प्रमुख न्यायालय कौन सा है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय? तो जनता की अगर मैं बात करूं खास करके सरल तरीके से तीव्र न्याय अगर कहीं पर मिलता है तो जिला न्यायालय में ही मिलता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इतना टाइम नहीं कि वो प्रत्येक जनता का जो है कानून सुन सकेगा, वो बड़े बड़े मामलों को देखता। तो जिला न्यायालय सबसे सरल और तीव्र न्याय दिलाने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक विवाद घरेलू हिंसा की प्रारंभिक सुनवाई कौन करता है? तो पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा की जो प्रारंभिक सुनवाई होता है वो जिला न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय जो होता है वही करता है। जिला न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय होता है एक, वही करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जिला न्यायालय ही करता है खास करके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पारिवारिक न्यायालय सुनवाई करता है। पारिवारिक न्यायालय जो होता है वो जो है दहेज उत्पीड़न मामले में सुनवाई करता है, तलाक मामले में भी सुनवाई करता है। ओके, बात ध्यान रखिएगा, हत्या वाले में नहीं करता। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील होती है। अगर जिला न्यायालय का निर्णय सही नहीं है तो उसके विरुद्ध आप अपील कहाँ पर कर सकते हैं? डायरेक्ट उच्च न्यायालय में आप जो है PIL फिल कर सकते हैं कि भाई उच्च जो है मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो है जो जिला न्यायालय है उसने सही निर्णय नहीं दिया है, आप और थोड़ा सा अपने सबूतों को और अच्छे तरीके से पेश करके जा करके उच्च न्यायालय में पेश हो सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय में भी गड़बड़ी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाई सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा, फटाफट से देखिएगा। प्रश्न क्या आ चुका है कि संसद अधिनियम, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि संसद अधिनियम 1956 द्वारा कितनी क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ? बताइए, संसद अधिनियम 1956 के द्वारा कितनी क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था? तो 5 जो है क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। बताइए, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों में शामिल है। जब भी आप 2-3 बार अपने सिलेबस को पढ़ेंगे और थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो ये वीडियो और अच्छा लगेगा। मैं इसलिए इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ चीज़ों को, चूँकि बाद में जब आप वीडियो देखेंगे, चूँकि ये वीडियो मेरे हिसाब से अब जब एग्जाम्स आपके नज़दीक आएंगे तो आप खूब देखोगे, तो उस समय के लिए जड़ी बूटी का काम ये करेगा आपके लिए। ओके, क्षेत्रीय परिषदों में शामिल है उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, उपयुक्त सभी। तो क्षेत्रीय परिषदों में क्या शामिल है भाई? सभी चीज़ें शामिल है, दक्षिण में भी है, उत्तर में, केंद्रीय में, सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रीय परिषदें हैं पूर्वी, पश्चिमी या ये दोनों? तो क्षेत्रीय परिषदें भाई देखिएगा उत्तरी, पूर्वी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी, पूर्वी सब है। अगला प्रश्न है, भारत एवं राज्यों को संचित निधियों एवं लोक लेखों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए, भारत एवं राज्यों की जो संचित निधियां होती हैं और जो लोक लेखा जो चीज़ें होती, किस प्रकार से क्या काम हुआ, तो उस किस अनुच्छेद में है चीज़ें? 266 में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किस में? संसद में या फिर राष्ट्रपति में या राज्य में, किस में है? तो संसद में निहित है नए राज्य के गठन। मैंने शुरुआत में ही बताया इस प्रश्न को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है भाई, देखिए राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रशासक द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र राज्य के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मतलब केंद्र राज्य सरकार, प्रश्न है केंद्र राज्य के संबंध में केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है, कथन किस अनुच्छेद में कहा गया है कि केंद्र राज्य के संबंध में जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि ये आप करिए, इसको यही आपको करना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है ये? तो ये अनुच्छेद है भाई, ये अनुच्छेद आपका कौन सा पड़ेगा? ये अनुच्छेद आपका पड़ेगा 257, 256, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अनुच्छेद में है कि केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य सरकार नहीं लगाएगा, मतलब राज्य सरकार जो होगा कर नहीं लगाएगा, मतलब केंद्र सरकार की जो संपत्ति होगी उस पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकता या नहीं लगाएगा। ये अनुच्छेद 285 में बातें बताई गई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? संघीय शासन प्रणाली जो ली गई मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, कनाडा से ली गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रूस के संविधान से क्या? देखिए रूस के संविधान से जो लिया गया भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली ली गई है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत की संचित निधि मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर पैसा रुपया इकट्ठा है, जहाँ से सरकारी काम काजों के लिए पैसा रुपया मतलब कि खर्च किया जाता है, वो संचित निधि है, यानी कि एक प्रकार से सरकार की बैंक। तो भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में भाई? किस अनुच्छेद में है? 266 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत प्रश्न हो चुके, लगभग आपके 120 या 110 प्रश्न के ऊपर आपका हो चुका है। ठीक है, अब कुछ ही प्रश्न आपके बच्चे हुए, लगभग 10-12 प्रश्न बचे हुए, इनको भी जान लीजिएगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद मैं अभी आपकी क्लास छोड़ रहा हूँ, बस मुश्किल से 4-5 मिनट और लगेगा। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति। प्रश्न क्या है? प्रश्न है अनुसूचित जाति जनजाति का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो अनुसूचित जाति जनजाति का गठन जो किया गया था वो 65वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था भाई? वो 1990 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 1990 में 65वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति की व्यवस्था किस अनुसूची में की गई है? बताइए, जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति की व्यवस्था किस अनुसूची में की गई भैया? तो किस अनुसूची में की गई है जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति? वो 5वीं अनुसूची में की गई है। ओके, किसमें? 5वीं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। बताइए, लोकसभा में लोक सदन में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। बताइए किस में बताया गया है? चीज़ें किस में बताई गई हैं? लोक सदन में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं 47 में बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, मतलब लोक सदन में जनजातियों के लिए जो स्थान सुरक्षित किए गए हैं, मतलब कि यहाँ पर जनजाति लोग निवास करती है, तो 47 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का जो आरक्षण किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत अगर किया गया है तो वो अनुच्छेद होगा आपका कौन सा? वो अनुच्छेद होगा 326। ओके, कौन सा अनुच्छेद है? 326 अनुच्छेद। सॉरी क्या पूछा गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद है 330। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, राज्य विधानसभा में जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण किया गया है वो 326 के तहत किया, वो किसके तहत किया गया भाई? वो किसके तहत किया गया है? राज्य विधानसभा में जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण किया गया है वो 332 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? बड़े ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और जनजाति के गठन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? राष्ट्रपति को यह अधिकार 338 के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए वही, अर्थात बी और सी
में जो पहला पूरा हो जाए, बी और सी में जो पहला पूरा हो जाए, यानी 6 या 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, कौन करता है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? भाई सभी को पता होगा, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए, लगभग 90% पदों, संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रस्ताव देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? संसद द्वारा महाभियोग चला करके, और इसी के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इसी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। ओके, बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से संसद द्वारा महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में तो बातें बताई गई थी संविधान में, लेकिन और लोगों के हटाने की प्रक्रिया नहीं वर्णित की गई, लेकिन कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग करके ही इन सभी को हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा सभी लोग। इस प्रकार से आपका लगभग यहाँ पर जो है ये कंप्लीट होता है। ओके, आगे बढ़ आप देखिएगा जियोग्राफी का मैंने इसी प्रकार से 121-22 प्रश्नों को समाहित करके बनाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जियोग्राफी के लिए जिन छात्रों ने जियोग्राफी बीए बीएससी दोनों के लिए जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, 2 मॉडल पेपर मैंने जियोग्राफी का तैयार कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस का तैयार कर दिया गया है, जल्दी हिंदी का इसी प्रकार से सबका पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद में फिर एक मॉडल पेपर मैं लिखित करवा दूंगा सबका, तो परेशान नहीं होना है। और दोनों मॉडल पेपर सभी छात्र छात्राएं देख लीजिएगा, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है चाहे लिखित होनी है, दोनों प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए दोनों प्रकार की वीडियो महत्वपूर्ण होगी। क्यों महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि ऑब्जेक्टिव वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिलती है और लिखित वीडियो के माध्यम से आपको लिखने की शैली मिलती है। तो जानकारी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, और जानकारी के लिए जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट चीज़ें होती हैं, फैक्चुअल जानकारी, वो आपको ऑब्जेक्टिव से ही मिलती है, फैक्ट जानकारी, ठीक है। और जो कंसेप्चुअल जानकारी होगी वो मैं जब लिखित चीज़ें बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा हर एक चीज़ का। ओके, चलिए फिर ज्योग्राफी वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, और सोशियोलॉजी का सिलेबस बोर्ड पे मैंने पढ़ा दिया लगभग पूरा का पूरा, एक क्लास हुई थी जो है उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट।